प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास में आर्थिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। प्राचीन भारत में सहयोग पर आधारित व्यापारिक आर्थिक संगठन थे, जिसमें हमने व्रात्य, गण, श्रेणी, पुग, निगम अथवा निगम इन सभी के बारे में विस्तार से देखा है। ये सभी व्यापारिक और आर्थिक संस्थाएं आपस में सहयोग की भावना पर, सहकारिता की भावना पर आधारित थी। इसमें एक कार्य में कुशल जाति या अलग अलग जातियों के लोग आपस में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए, अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए आपस में संगठित होकर सामुदायिक भावना से कार्य करते थे। कुछ व्यक्तिगत संस्थाएं थी और कुछ सामुदायिक संस्थाएं थी। ये सभी आर्थिक संगठन जो प्राचीन भारत से भारत में प्रचलित रहे, इसमें हम देखते हैं कि वैदिक काल से ही ये आर्थिक संगठन भारत के आर्थिक जीवन को संचालित कर रहे थे। इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है वो है श्रेणी या गिल्ड व्यवस्था। इस श्रेणी शब्द का उपयोग ईसा से भी 800 वर्ष पहले से ही प्रचलन में देखा गया है। परस्पर सहयोग पर आधारित संगठनों के लिए यह शब्द इतना प्रचलित रहा है कि उन्हें व्यवस्थित करने और इन्हें कानून का दर्जा दिलाने वाले नियमों को भी श्रेणी धर्म कहा गया। संगठित व्यापार एवं उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों के लिए यह संबोधन 1000 ईस्वी अर्थात मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तक लोकप्रिय रहा। और इन संगठनों के लिए यद्यपि अलग अलग नाम हमने देखे, परंतु सबसे जो लोकप्रिय रहा वो था श्रेणी व्यवस्था या गिल्ड व्यवस्था। इसमें हमने देखा कि इतने शक्तिशाली होते थे कि ये अपने व्यापारिक कार्यों को संचालित करने के लिए ये समुद्री मार्गों अर्थात जल या थल मार्ग से व्यापार करते थे। तो इनकी अपनी सेनाएं होती थी, राज्याध्यक्षों के समक्ष इनको सम्मान मिलता था। हर कार्य में, आर्थिक निर्णय लेने में इनसे सलाह मशवरा किया जाता था। तो श्रेणी संगठन जो थे प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। ये सामुदायिक संगठन होते थे जो अपने जीविका का एक भाग दान, पुण्य आदि पर भी खर्च करते थे। हालांकि इनमें कुछ सैद्धांतिक अंतर हमें दिखाई देता है, परंतु गिल्ड या जो श्रेणी व्यवस्था है भारत में, इसका ज़्यादा लोकप्रियता हमें दिखाई देती है। भारतीय प्रायद्वीप में श्रेणी शब्द का उपयोग व्यापक संदर्भ में प्रचलित रहा। लगभग सभी प्रकार के जो व्यापारिक, उद्यमी और राजनीतिक संगठन, नागरिक सेवा प्रदान करने वाले जो निकाय थे, उनको श्रेणी के नाम से पहचाना जाता था। जहाँ तक प्राचीन संदर्भों की यदि हम बात करें तो विष्णु धर्मसूत्र में श्रेणी का उल्लेख संगठित समाज के लिए किया गया है, जबकि मिताक्षरा ने श्रेणी को पान के पत्तों के व्यापारियों का समुदाय माना है। इसी तरह हम देखें तो याज्ञवल्क्य ने श्रेणी को विभिन्न जातियों के लोगों का संगठन माना है जो किसी समान आर्थिक व्यापारिक उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं। जो भी हो, इतना सत्य है, श्रेणी व्यापारियों के संगठित समूह थे जिनकी अपनी पहचान थी। विद्वानों द्वारा उसके बारे में अलग अलग व्याख्या उनके अनुभव और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी संभव हो सकती है। उल्लेखनीय है कि व्यापारिक संगठनों को अलग अलग नाम का दिया जाना किंचित अलग अलग मत या सुविधा की दृष्टि से हमें दिखाई देता है। कुछ भी हो, अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक हितों की सुरक्षा के लिए ये अलग अलग नाम पड़े हैं, परंतु इनमें सहकारिता की भावना से जो कार्य होता था वह इनको विशेषता प्रदान करता है। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि पुगों एवं श्रेणियों के अपने झगड़ों का अन्वेषण करने, उन्हें सुलझाने का पूरा अधिकार उन संस्थाओं को मिला हुआ था। इसी तरह मिताक्षरा ने भी याज्ञवल्क्य का समर्थन करते हुए श्रेणी और पुग के बीच पुग की उच्चतम स्थिति को ही मान्यता दी है। हालांकि इन सभी में हम ज़्यादा भेद नहीं कर सकते, परंतु जो ज्ञात स्रोत हैं उन स्रोतों के आधार पर हमें अलग अलग प्रकार की श्रेणी व्यवस्था भारत में दिखाई देती है। जैसे तेलियों की अलग श्रेणी, जुलाहों की अलग श्रेणी। इन श्रेणियों का जो अपना संगठन होता था, ये ब्याज के रूप में पैसे देती थी, दान पुण्य
पुण्य करती थी। उनका जो वित्तीय संगठन था वो व्यवहारिक था। तो हम ये देखते हैं कि प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन में हालांकि शैक्षिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं थी। आर्थिक रूप से यदि हम देखें तो जो व्यापारी व्यवसायी होते थे, उद्यमी होते थे, वो शैक्षिक रूप से विद्वान नहीं होते थे, परंतु उन्हें इतना व्यवहारिक ज्ञान होता था, इतना अनुभव उनको होता था कि ये प्रचलित जो वातावरण था उसके अनुसार अपने व्यापार को, अपनी आर्थिक क्रियाविधियों को संचालित करते थे और उससे जो लाभांश होता था वो राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय संपत्ति का कार्य करता था। प्राचीन भारत में श्रेणियां न केवल संगठित व्यापार का माध्यम बनी हुई थी, बल्कि वे आधुनिक वित्तीय संगठनों की तरह व्यवहार भी करती थी। लोग अपना व्यक्तिगत धन भी मुनाफे या लाभ की इच्छा के साथ उनके पास जमा कर सकते थे। उस समय के शासकों को भी श्रेणियों की वित्तीय क्षमताओं पर पूरा विश्वास था। यहाँ तक कि राज्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए भी श्रेणियों में धन निवेश किया जाता था। यदि एग्जाम्पल हम देखें तो मथुरा से प्राप्त दूसरी शताब्दी के एक दस्तावेज में बुनकरों की 2 श्रेणियों में से प्रत्येक के पास चांदी के 550 सिक्के जमा करने का उल्लेख हमें मिलता है। इसी तरह जो प्रोफेसर किरण कुमार है वो ये कहते हैं कि नासिक अभिलेख में जुलाहों को 2000 कार्शापन 1 रुपया सैकड़ा प्रतिमाह ब्याज की दर से प्रदान किया जाता था, ताकि उस धन से भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र आदि का प्रबंध किया जा सके। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो श्रेणियां हैं ये धन उधार देती थी, ब्याज पे देती थी और इनसे जो लाभ मिलता था उसको वो दान पुण्य आदि पर खर्च करती थी। कला, स्मारक, पुनर्निर्माण, इन कार्यों पर वो खर्च करती थी। तो ये सार्वजनिक जो कल्याण के कार्य हैं, इन सार्वजनिक कल्याण के कार्यों से भी ये श्रेणी व्यवस्था जुड़ी हुई थी। तो ये जो आर्थिक संस्थाएं थी ये राज्य के हित में कल्याण के कार्यक्रमों का संपादन करती थी। ये राष्ट्र को सशक्त करने का कार्य करती थी और आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इस तरह से हम देखें तो प्राचीन भारत की आर्थिक संस्थाओं में गिल्ड या श्रेणी व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।